नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे की सुनवाई 10 अक्टूबर को हिंदू सेना की तरफ से दायर किया गया है वाद। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने किया जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने 12 महाविद्यालयों की जांच के लिए गठित की कमेटी, अनियमितताओं की करेगी जांच। हाथीभाटा पावर हाउस पर हुई जनसुनवाई, टाटा पावर द्वारा सुनी गई समस्याएं। राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी सेंट्रल एकेडमी में। 50 जिलों के 1800 खिलाड़ी लेंगे भाग। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे में अब सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। जानकारी देते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा पेश किया कि दरगाह संकट मोचन शिव मंदिर है। इसको लेकर पूर्व में वाद दर्ज किया गया था, जिसके बाद वाद गलत कोर्ट में पेश होने की
वजह से सुनवाई नहीं हुई थी। वे कल ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई थी और आज जब इस मामले में सुनवाई होनी थी, परंतु जज के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नहीं हुई और अब अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को की जाएगी। जो हमने ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की थी डीजे साहब की कोर्ट में, आज डीजे साहब छुट्टी पे थे, इसलिए मामले को एडजर्न कर दिया गया 10 तारीख के लिए। ये ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की थी, जैसे अजमेर दरगाह का जो हमने केस फाइल किया था सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में, उस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं था, तो राइट जुरिडिक्शनल कोर्ट में केस ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि डीजे के पास सेक्शन 24 CPC में वाइड पावर है केस ट्रांसफ़र करने के लिए अपने किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो हमने दरख्वास्त लगाई थी कि हमने रॉन्ग जुरिडिक्शन कोर्ट में वो केस फाइल किया था, इसको करेक्ट जुरिडिक्शन की कोर्ट में केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके लिए हमने ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई थी, जिसमें आज मामले को एडजर्न कर दिया गया क्योंकि डीजे साहब छुट्टी पे थे आज। ऐसा आज भगवान संकट मोचन महादेव जो मंदिर का हमने दावा पेश किया है, जो अजमेर दरगाह है वो असल में भगवान शिव का मंदिर है, उसको लेके एक बात हमने दायर किया था एडवोकेट शशि रंजन सिंह के माध्यम से, और उस बात में जो लास्ट जो डेट थी वहाँ 25 तारीख लगी थी और वो गलत कोर्ट में पेश हो गया था, जिसके कारण वहाँ सुनवाई नहीं हो सकी। सही कोर्ट में मामला जाए इसलिए हमने जिला न्यायालय के समक्ष एक ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल किया था कल, जिसमें आज सुनवाई होनी थी। आज हम जब कोर्ट पहुंचे तो पता चला जज साहब छुट्टी पर है, तो अगली जो तारीख है वो 10 अक्टूबर तारीख तय की गई है, उस दिन सुनवाई होगी और कौन जज इस मामले को देखेंगे, कौन जज इस मामले को देखेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा और समस्त हिंदुओं को न्याय मिलेगा, इसका सर्वे होगा और सबको पता चलेगा कि ये दरगाह नहीं है, ये महादेव का मंदिर है, जो कि मंदिर भगवान शिव का मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़ के इसको बनाया गया है। जो आपने बात दायर किया उसको मांग क्या रखी है? हमने मांग साफ रखी है कि उसको संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। नंबर 3, वहाँ पे ASI सर्वे कराया जाए और नंबर 4, यदि किसी प्रकार का दरगाह का रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाए और ताकि जल्द से जल्द हिंदुओं को न्याय मिल सके। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो फैसला तो आएगा, अभी सुनवाई चालू होने दो। माननीय जिला जज न्यायालय जिस मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी लगा देंगे वो मजिस्ट्रेट इस मामले को सुनेगा और मुझे उम्मीद है मजिस्ट्रेट साहब सारे साक्ष्यों को देखेंगे और जल्द ही सर्वे का आदेश देंगे। जिला कलेक्टर लोकबंधु आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के अनुसार निरीक्षण सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते उन्होंने चिकित्सालय के सभी विभागाध्यक्ष, यूनिट हेड, नोडल अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, मुख्य लेखाधिकारी, उप अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों के अधीन चिकित्सकों एवं स्टाफ को पाबंद करें तथा सभी व्यवस्थाएं और सूचनाएं सुनिश्चित व उपलब्ध रखें। इसके तहत जिला कलेक्टर द्वारा वार्डों का भी निरीक्षण किया गया और मरीजों को परेशानियां न हो इसको लेकर त्वरित कार्यवाही करने की बात भी कही। हॉस्पिटल के निरीक्षण में कुछ सुझाव जो मैंने और कुछ डायरेक्शन दिए हैं, जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है, कहीं लाइट्स और लगाने की आवश्यकता है, कुछ जगह जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बेंचेस और लगाने की आवश्यकता है, वो सारे डायरेक्शंस दिए हैं। काफ़ी कार्य ऑलरेडी यहाँ RMRS से चल रहे हैं, उसका भी रिव्यू करेंगे और अन्य जो कार्य लिए जाने उसका भी हम बैठकर डिस्कस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं। सर, वार्डों का भी आपने निरीक्षण करा? वार्डों का निरीक्षण भी मैंने किया। IPD वार्ड में जो भर्ती मरीज थे उनसे भी मैंने बातचीत भी की। ओवरऑल जो व्यवस्थाएं हैं उनसे सभी संतुष्ट हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो निश्चित तौर पे करें। सर, पानी भी भर जाता है यहाँ बारिश में, उसको लेकर भी अभी बातचीत करेंगे किस तरह से जो अन्य कार्य लिए जाने हैं ताकि मरीजों को असुविधा नहीं हो। MDS यूनिवर्सिटी द्वारा 12 महाविद्यालयों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके तहत महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्य रूप से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि विद्यार्थियों से यूनिफॉर्म के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है, साथ ही अटेंडेंस शॉर्ट के नाम पर विद्यार्थियों से शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी कोई रसीद भी विद्यार्थियों को नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों की कमी व अन्य शिकायतों को लेकर कमेटी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करके यूनिवर्सिटी को सौंपी जाएगी और अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित कॉलेज पर कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत लाडनू, कुचामन, पर्वतसर व मेड़ता सिटी में भी महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। MDS यूनिवर्सिटी ने 12 कॉलेजों की जांच के लिए एक टीम गठित की थी मेरे और मनोज जी के द्वारा, और इनकी जांच हम कर चुके हैं। इनमें शिकायतें थी कि बच्चों से पैसा लिया जाता है, अटेंडेंस शॉर्ट के नाम पे बच्चों से पैसा लिया जाता है, किट जो है इनसे ली जाते हैं
ड्रेसेस वगैरह देते हैं, साड़ी वगैरह देते हैं। इनके पैसे जितने होते थे ज़्यादा चार्ज लिया जाता जी, और कोई रसीद नहीं दी जाती। तो ये सब जांच करने हम आए हैं, सारी कॉलेजों की कर ली है, और ब्रीफिंग करके हम रिपोर्ट जो है वाइस चांसलर महोदय को सौंपेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई आगे की होगी वो देखेंगे। बच्चों से बातचीत कर ली है, डॉक्यूमेंट सारे हमने ले लिए हैं, तो जाँच करके इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। क्या कमी महसूस हुई आपको? कमी ऐसी, एक तो थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, ये थोड़ा सा हर जगह हमें महसूस हुआ कि टीचर्स जो है जितने चाहिए उतने हैं नहीं, और कॉलेजेस के साथ और दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं, तो वो कैसे एडजस्टमेंट होता होगा ये थोड़ा देखने वाली बात है। और कई कॉलेजेस ऐसे भी है कि स्टूडेंट्स कहाँ बैठे, कहाँ क्लास हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो सारी हम रिपोर्ट जो है प्रस्तुत सर, यहाँ के अलावा कहीं और भी हुआ है? हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ है, जैसे मेड़ता सिटी, लाडनू, इसके अलावा आपका कुचामन सिटी में 4 कॉलेजेस थे, और परवतसर। सर, अभियान के तहत अब तक कितनी बीएड कॉलेज के अंदर कार्रवाई हो चुकी है सर? लगभग कार्रवाई का तो अब रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट के बाद जब कार्रवाई का पता चलेगा कि कार्रवाई करने वाले तो वाइस चांसलर महोदय हैं, आगे से आगे कार्रवाई करेंगे। हमारा काम था रिपोर्ट प्रस्तुत करना। हमने रिपोर्ट ली, रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट से हम रिपोर्ट बना के यूनिवर्सिटी को सौंप देंगे। यूनिवर्सिटी आगे की जो कार्रवाई करेगी वो आगे सबके सामने होगी। ठीक, थैंक यू सर। गुड नेम सर? डॉक्टर सुनील शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। थैंक यू। आज टाटा पावर द्वारा हाथीपाटा स्थित पावर हाउस पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस दौरान मुख्य रूप से हाई बिल, मीटर फॉल्ट की समस्या को लेकर उपभोक्ता पहुंच रहे हैं। वे टाटा पावर द्वारा सभी की समस्याएं सुनी गई व उनसे निजात दिलाने का आश्वासन दिया गया। ये जन सुनवाई की मुहिम सर जो हम लोगों ने पिछले वीक स्टार्ट करी थी, पिछले वीक हम लोगों ने हजारीबाग के कंज्यूमर्स के लिए हजारीबाग लोकेशन पे किया था। उसी क्रम को कंटिन्यू रखते हुए सर हम लोग आज यहाँ हाथीपाटा में जन सुनवाई कर रहे हैं। हाथीपाटा के जो भी हमारे कंज्यूमर है D2 D3 सब डिवीज़न के लिए, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। सुबह 9:30 बजे हम लोगों ने जन सुनवाई स्टार्ट किया था। अभी तक 20 से 25 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। तो वो अधिकतर किस प्रकार की समस्याएं मिल रही है सर? कंप्लेंट्स विविध तरह की कमर्शियल कंप्लेंट्स है सर, कुछ हाई बिल को लेकर कंप्लेंट्स है, कुछ मीटर फॉल्टी को लेकर, कुछ असेसमेंट किया उसकी कंप्लेंट्स है, कुछ ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग को लेकर है, कुछ कंज्यूमर के अकाउंट में अनऑथराइज चार्जेस लगे हुए हैं। तो विविध मीटरिंग और बिलिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, जो बहुत सारी कंप्लेंट्स हम लोगों ने ऑनलाइन हम लोग रिजॉल्व कर सकते थे, हाथों हाथ इंस्टेंट हम लोगों ने रिजॉल्व करी है। कुछ कंप्लेंट जो संबंधित डिपार्टमेंट को हमने फॉरवर्ड कर दी है, थोड़ा टाइम लेके उनको भी हम लोग जल्द से जल्द रिजॉल्व करके कंज्यूमर को सूचित कर देंगे। भूपेंद्र शर्मा, चीफ कमिश्नर। सेंट्रल एकेडमी प्रगति नगर कोटड़ा अजमेर में राज्य सरकार द्वारा 68वीं राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 17 से 19 वर्ष तक का आयोजन 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर विद्यालय में आज 5 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सभी जानकारियां साझा की गई। प्राचार्य ने संपादकों को बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के 50 जिलों के 1800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 68 राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच सेंट्रल एकेडमी में किया जा रहा है। ये हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि राज्य सरकार ने इस आयोजन की जिम्मेदारी सेंट्रल एकेडमी को दी, और इस आयोजन के में पूरे राज्य से जो कि 50 जिले हैं, 1800 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। 50 जिलों को 10 मंडल में बांटा गया है। 1800 बच्चों को ठहरने की व्यवस्था अजमेर के विभिन्न 15 विद्यालयों में की गई है, और रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से बच्चों को लाने की माकूल व्यवस्था की गई है। अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, करीब 18 कमेटी बनाई गई हैं जो इस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर कार्यालय से करीब 70 अधिकारी डेप्यूट किए गए हैं जो इस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग देंगे। तो स्कूल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से करीब 80 शिक्षकों को इसमें डेप्यूट किया गया है। इस कार्यक्रम को आयोजन के लिए सेंट्रल एकेडमी में 2 रेंज हैं। उस 2 रेंज में 7 दिन में 1800 प्रतिभागियों को इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। स्कूल विद्यालय ने यहाँ पे बच्चों के खाने पीने की सुचारू व्यवस्था की गई है। संपूर्ण व्यवस्था स्कूल प्रशासन ने सुचारू रूप से कर रखी है। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रतिभा यादव ने स्त्री रोगों से संबंधित समस्त जानकारियां साझा की। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में और इसके इलाज हेतु सभी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी की सुविधा के साथ साथ आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी से संबंधित जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वह बिल्कुल गलत है और गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कम से कम 4 बार सोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे कि बच्चे और मां दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं में बढ़ते कैंसर के बारे में बताया और महिलाओं में बढ़ते सर्विकल कैंसर के बारे में कहा कि इसका उपचार काफी हद तक संभव है और इसको 90% तक ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं में पीसीओडी की समस्या के बारे में भी उन्होंने बताया और इससे संबंधित उपचार की जानकारी दिया। आपको बता दें कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर प्रतिभा यादव इन सभी समस्याओं के इलाज के लिए एक बेहतरीन विशेषज्ञ है, जिनका परामर्श समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। साथ ही आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा यादव है। मैंने MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से करी है। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से मैटरनल फिटल मेडिसिन और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में फेलोशिप की है। इसके बाद एम्स जोधपुर से सीनियर रेजिडेंसी की है 3 ईयर की। जी, जैसा आपने बताया हाई रिस्क प्रेगनेंसी और न्यूनेटल केयर, तो मैम इसके लिए हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है। जो महिलाएं जो 35 साल की उम्र के बाद गर्भवती होती हैं या फिर जिनको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, जैसे उनको पहले से डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, एपिलेप्सी हो, कोई दिल की बीमारी हो, या फिर जिनकी पहले ऑब्सिस्टी या पहली प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई हो, जैसे 2 से ज़्यादा उनको अबॉर्शन हुए हों, पहले 2 या 3 सिजेरियन हो चुके हों, या कोई मायोमेक्टमी या फाइब्रोइड की हिस्ट्री हो, उनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर डालते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डील करने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में 24/7 फैसिलिटी उपलब्ध है। गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थीसिया, इसके अलावा आईसीयू टीम और इसके अलावा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उपलब्ध है अगर कोई पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है तो। इसके अलावा न्यूनेटल जो केयर है उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। निकू की फैसिलिटी है। इसके अलावा निकू में जो भी वेंटिलेटर चाहिए होता है, इंक्यूबेटर चाहिए होता है, जो नर्सिंग स्टाफ, ये सब हमारे पास प्रॉपर्ली ट्रेंड है। जी, जैसे मैम आपने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर में जांच वगैरह की जरूरत होती है, तो सोनोग्राफी कितनी बार करानी चाहिए और क्या इसका असर बच्चे या माँ पर पड़ता है?
जी, पहले तो सोनोग्राफी के लिए ये भ्रांति फैली हुई है कि सोनोग्राफी से बच्चे को नुकसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनोग्राफी पूरी तरह से सेफ़ है और ये काफ़ी बहुत डिकेड से ऐसा चलता आ रहा है कि इनकी सेफ्टी कंफर्म है हमारे पास। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे पहले जो सोनोग्राफी हम कराते हैं 1.5-2 महीने के अराउंड हम सोनोग्राफी कराते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की धड़कन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। इसके अलावा उसकी वायबिलिटी वो बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं है वो हम चेक करते हैं। इसके बाद जो 3rd मंथ होता है उसके अंदर हम एक सोनोग्राफी करते हैं जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम नाम की जो मंदबुद्धि वाली बीमारी होने का खतरा है कि नहीं है। फिर इसके बाद हम एक और सोनोग्राफी कराते हैं, 3rd सोनोग्राफी, ये हम जिसको एनॉमली स्कैन बोलते हैं, ये 5th मंथ में किया जाता है, जिसमें बच्चे में कोई बनावटी खराबी है कि नहीं है तो वो देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर सारी प्रेगनेंसी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो हम डायरेक्ट फिर सोनोग्राफी 8वें महीने में कराते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है नहीं हो रही, उसके चारों तरफ पानी ठीक है कि नहीं है और बच्चे में ब्लड का फ्लो ठीक है कि नहीं है। तो ये मतलब मोटी मोटी 4 सोनोग्राफी होती है। बाकी अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट रहता है जिसके बच्चे को ग्रोथ कम होने का खतरा होता है तो हम 7 मंथ से भी 4 वीकली मॉनिटरिंग पे रख सकते हैं उसको। जैसे महिलाओं के अंदर में भी काफ़ी कैंसर वगैरह के आजकल देखने को मिल रहा है, तो कैंसर के प्रति कैसे जागरूक रहें और मैम इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, एक तो महिलाओं के अंदर जो कैंसर है उसमें से 4 कैंसर मुख्य पाए जाते हैं। एक तो जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है जिसको स्तन का कैंसर कहते हैं वो, दूसरा अंडाशय का कैंसर जिसको अंडेदानी का कैंसर या ओवेरियन कैंसर बोलते हैं, तीसरा गर्भाशय का कैंसर जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं और चौथा बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ये 4 कैंसर जो है कॉमनली पाए जाते हैं। इन कैंसर में अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि उसके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई और कोई कैंसर है गर्भाशय का या कोलोन कैंसर है तो उनको जल्दी स्क्रीनिंग करानी पड़ती है, उसका एक अलग एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर किसी महिला को जैसे कुछ हर कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे स्तन कैंसर है तो उसके लिए मरीज़ को अपना खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको ब्रेस्ट में कुछ गांठ महसूस होती है या बगल में कुछ गांठ महसूस होती है या निपल से कुछ अलग तरह का डिस्चार्ज आता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर का उसको हो सकता है, ये शुरुआती लक्षण है, तो अपने आसपास जो भी डॉक्टर उनसे कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर है उसके अंदर जो ब्रेस्ट के जो एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कैंसर है उसमें जनरली क्या होता है कि मरीज़ को पीरियड्स में परेशानी आती है सबसे पहले, जैसे पीरियड या तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे या फिर हैवी फ्लो रहेगा या बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। इसके अलावा 2 पीरियड्स के बीच में भी स्पॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है पोस्ट कोइटल स्पॉटिंग या फिर संबंध बनाने के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनमें नीचे से कोई डिस्चार्ज वगैरह आता है कि अलग फाउल स्मेलिंग या अलग तरह का डिस्चार्ज आता है, तो अगर जो भी ये भी कोई भी लक्षण आता है तो उनको एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा ओवेरियन कैंसर या अंडाशय वाला कैंसर होता है उसमें कुछ अलग से सिम्टम नहीं आती, मरीज़ को जनरली लगेगा कि पेट में फुलावट है या पेट में कोई गांठ महसूस हो रही है, खान पान में कुछ परेशानी हो रहा है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है कि उसको अंडादानी कैंसर हो सकता है। जैसा आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर भी होता है एक तरीके का महिलाओं के अंदर में, तो सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए और उसके क्या क्या इलाज संभव है उसके लिए आप बताएं। जी, जो भी हमने कैंसर भी मेंशन किए उनमें से जो सर्वाइकल कैंसर है यही एक ऐसा कैंसर है जो बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है और जो अपनी प्री कैंसरस या कैंसर से जो पहले की स्टेज है उसमें 10 से 15 साल तक रहता है। तो ये ट्रूली प्रिवेंटेबल कैंसर है जिसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है जो पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर के केसेज हैं उसमें से जो सर्वाइकल कैंसर है तो जो वर्ल्ड का टोटल बर्डन है उसका 20% सर्वाइकल कैंसर हमारे इंडिया के अंदर कॉमन है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको पैप्समियर नाम से टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चेदानी के मुहासे का एक डंडी होती है लकड़ी की जिसको आयरिस स्पैचुला बोलते हैं, उससे चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन उसे चेक कर लेंगे तो हम 80% तक सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये जो हम स्क्रीनिंग होती है 25 से 65 साल की महिलाओं में करते हैं हर 3 साल के अंदर। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन भी अब उपलब्ध है इंडिया के अंदर, जो हम अपने जो बच्चियां होती हैं 9 से 15 साल की उनको हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो हम लगभग 90% सर्वाइकल कैंसर के बर्डन को कम कर सकते हैं अपने देश में। पीसीओडी क्या है और जैसे कि आजकल काफ़ी सारे फीमेल्स को ये हो रहा है तो इसका कोई शादीशुदा ज़िंदगी पर इसका कोई असर पड़ता है? जी, पीसीओडी को एक्चुअली मतलब एक डिजीज़ या लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बोलते हैं। पीसीओडी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है ये 3 सिम्टम लेके आते हैं पेशेंट के अंदर, या तो उसको पीरियड की अनियमितता होगी या मुंह पे मुहासे हो जाएंगे या फिर उसके अंदर चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाएंगे। तो ये जो परेशानी होती है तो उसको पीरियड इरेगुलर आते हैं बेसिकली, मतलब उसको 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो हैवी फ्लो रहता है, तो ये वाली परेशानी उसको रहती है। और ये जो चीज़ होती है कि ये ओवुलेशन को अफेक्ट करती है बेसिकली, मतलब प्रेगनेंसी में परेशानी करती है। तो वो अगर प्रेगनेंसी का ट्राई करते हैं तो काफ़ी मरीजों को दिक्कत आती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती।
तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो हम लाइफस्टाइल को ठीक कर दें। उसकी अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो उसको हेल्दी करें। उसका खान पान में परेशानी है तो उसको अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना चाहिए। और फिर भी अगर उसको प्रेगनेंसी में परेशानी आ रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी का जब पता चल जाता है तो प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद डॉक्टर के पास जाना जरूरी कब हो जाता है? जी, जैसे ही अगर मेरे जो मरीज़ है उसके 6-7 दिन ऊपर हो जाते हैं पीरियड जो एक्सपेक्टेड, उसके बाद अगर यूपीटी पॉजिटिव अगर उनका आ जाता है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत ही उनको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमें स्टार्ट करनी होती है ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और मरीज़ का ठीक रहे। दूसरा क्या होता है, अगर ये भी कंफर्म होना चाहिए कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है, ट्यूब के अंदर नहीं, क्योंकि अगर ट्यूब के अंदर होता है तो वो हाई रिस्क केस बन जाता है, उसमें माँ की जान को खतरा बन जाता है। तीसरा कि कुछ अगर माँ को पहले से कोई डिजीज़ हो, जैसे उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, तो कुछ कंडीशन में क्या होता है हमें दवाइयों की या तो डोज चेंज करनी पड़ती है या फिर वो दवाइयाँ देनी पड़ती है जो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग सेफ हो, तो वो भी चेंज करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर उसकी पहले की हिस्ट्री ख़राब है, जैसे प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, बार बार कुछ अबॉर्शन हो रहे हैं या खून पतला या गाढ़ा होने की समस्या है, तो भी हमें कुछ अलग से इंजेक्शन स्टार्ट करने होते हैं, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी में स्टार्ट करने होते हैं। तो अवश्य ही जैसे उनको पता लगे उनको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी को इस तरीके की कोई परेशानी हो तो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आपसे परामर्श का जो समय है वो एक बार बताएं। जी, मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरा टाइमिंग 10 से 5 है। इसके अलावा जो इमरजेंसी में मैं 24 आवर उपलब्ध हूँ। अजमेर के गीगल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बर्फ फैक्ट्री में युवक की जली हुई लाश मिलने की खबर सामने आई है। लाश मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। मृतक की बॉडी एक पलंग के ऊपर पूरी तरीके से जली हुई मिली है। पलंग भी पूरी तरीके से जल चुका था। इसके साथ ही मृतक का मोबाइल भी पलंग पर चार्जर से कनेक्ट होकर लगा हुआ था। मोबाइल भी पुलिस को जला हुआ बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने युवक की बॉडी को जेएलएन अस्पताल के मोर्चे में शिफ्ट करके जाँच शुरू कर दी है। ये अर्ली मॉर्निंग गेगल थाने पे एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जला हुआ शव एक आइस फैक्ट्री में है। तो मौके पे तुरंत एसएचओ और उसकी टीम पहुंची, तो वहाँ पे देखा तो एक थाने के पास ही एक आइस फैक्ट्री है। उस आइस फैक्ट्री के अंदर हॉल में एक व्यक्ति की जली हुई लाश पड़ी है। मालिक वहाँ मौके पर उपस्थित था। उसने बताया कि उनके यहाँ एक मजदूर काम करता था लवकुश नाम से, जो कि औरैया यूपी का रहने वाला है। उसने बताया कि ये यहाँ पे सोता था और उसकी ये लाश है। तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई और मौके पर एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पे बुलाई गई और उसमें अभी जो है मृतक के घर वाले को बुला के और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। क्या लग रहा था, हत्या का मामला लग रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया बॉडी जली हुई मिली है, तो इसमें किसी भी अभी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सभी तरीके से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। इसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल इसी फैक्ट्री में। जैसा कि अभी हमें प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, करीब 3-4 वर्षों से ये उसी फैक्ट्री में काम करता था और वहीं रहता था, वहीं सोता था। बातों को देते हैं छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
कैंसर किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मसूदा कस्बे के कोऑपरेटिव बैंक के पास स्थित दुकान पर कुछ पुरुष महिलाओं ने एक राय होकर हमला बोल दिया, जिससे दुकानदार महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के भाई गोपाल ने पुलिस को जानकारी देकर बताया कि महावीर अपनी दुकान में था। उस समय महेंद्र पुत्र किशन रावत, प्रभु पुत्र किशन रावत, मंजू पत्नी महेंद्र, पुष्पा पत्नी प्रभु रावत, शांति पत्नी किशन रावत सभी एक राय होकर हाथों में लकड़ियां, कुल्हाड़ी व सरिये लेकर आए और महावीर की दुकान में घुसकर पूर्व नियोजित योजना अनुसार महावीर को जान से मारने की नियत से महावीर पर जानलेवा हमला कर दिया और लकड़ियों, कुल्हाड़ियों व सरियों से महावीर के साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। उपरोक्त सभी व्यक्ति महावीर की दुकान से दुकान के गले में रखे 60,000 रुपए भी लेकर चले गए। सभी व्यक्तियों ने महावीर व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने से महावीर के सर में गंभीर चोट आई है व दायां हाथ व दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। साथ ही महावीर के शरीर पर और भी काफी चोटें आई हैं। आसपास के लोग महावीर को राजकीय अस्पताल मसूदा लेकर पहुंचे, जहां से महावीर की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे अजमेर रेफर कर दिया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर नगर निगम द्वारा जवाहर रंगमंच में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों द्वारा दी जा रही एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दर्शकों का मन लुभा रही है। रामलीला का मंचन देखने के लिए लोग जवाहर रंगमंच पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर भर में गरबे का आयोजन किया जा रहा है, जहां जगह जगह लोगों की भीड़ गरबा खेलने के लिए देखी जा रही है और लोग उमड़ रहे हैं। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं सज धज कर गरबा डांडिया खेलने के लिए पहुंच रही हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज गड्डी माल्यान विकास समिति द्वारा गड्डी माल्यान मोक्ष धाम पर समिति के द्वारा श्रमदान किया गया। वे मोक्ष धाम में पहली गंदगियों को साफ किया गया। इसके साथ ही अतिवृष्टि के कारण नसीराबाद से गड्डी माल्यान मोक्ष धाम आने वाले रास्ते पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से आमजन को शव यात्रा ले जाने में परेशानियां हो रही थी, जिसको लेकर भी समिति द्वारा पानी निकलवा कर रास्ते में मिट्टी डलवाई गई व रास्ते को सुगम बनाने का कार्य किया गया। 10/2024 से प्रधानमंत्री द्वारा जो सफाई पखवाड़ा का अंतर्गत हमारे गड्डी माल्यान मोक्ष धाम के कार्यकारिणी प्लस मतलब पूरी समिति के माध्यम से एक नई पहल चालू करी हमने कि जितने भी जो मोक्ष धाम के अंदर गंदगी वगैरह साफ़ सफाई है, जो फालतू के पेड़ पौधे इधर उधर उग जाते हैं बारिश के बाद में, उनको हमने श्रमदान के माध्यम से उनको हटाए गए हैं और ये श्रमदान हमारा ये जारी रहेगा। जब जब भी हम समिति के माध्यम से छुट्टी का दिन मिलता है उस दरमियान हम जो योजनाएं चल रही है सफाई योजनाएं, उसके अंतर्गत ये कार्य हमने शुभारंभ किया है। और बारिश के टाइम में हमारे नसीराबाद रोड से जो गड्डी माल्यान मोक्ष धाम की ओर जो रास्ता आता है उसमें करीब 2.5-3 फुट पानी भरा हुआ रहता था। वहाँ शव या दाह संस्कार करने वाले जो शव को लेकर आते थे उस पानी के अंदर से आते थे। तो हमने प्रशासन से भी मांग करी थी, लेकिन क्या कि अतिवृष्टि ज़्यादा होने की वजह से प्रशासन को भी समय नहीं मिला। लेकिन समिति ने बैठ के ये निर्णय लिया कि बोले हम इसके अंदर भर्ती करा के 2-3 फुट जो है अपने मिट्टी और चूने की भर्ती करा कर उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए ये समिति के माध्यम से वो रास्ता जारी कर दिया। इसमें हमने 2-2 फुट भर्ती ट्रैक्टर के माध्यम से करवाई, जो उसका खर्चा भी हम समिति के माध्यम से वहन करके जो यहाँ पे जो दाह संस्कार में आते हैं उनकी सुविधा के लिए समिति हमेशा तत्पर रहती है। और जो भी हमारे गड्डी माल्यान मोक्ष धाम में जो सुविधाएं हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी को भी यहाँ दुख के अंदर आता है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उस बात को ध्यान में रखते हैं हमने सर्वसम्मति से ये श्रमदान और प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये सफाई पखवाड़े का अंतर्गत जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं करी पूरी देश के अंदर कि बोले हमको कुछ समय निकाल के यहाँ जहाँ पे भी मतलब है कि जहाँ गंदगियाँ वगैरह होती है, प्लास्टिक का कचरा होता है, अवैध रूप से जो फालतू के पौधे होते हैं, जो एक वृक्षारोपण के अंतर्गत हम लोगों ने लगाए हैं। आम जन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आम जन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री द्वारा जो ये योजना एक सफाई पखवाड़े की एक माह एक पेड़ की जो योजना है, हम उसके अंतर्गत ये कार्य करने जा रहे हैं।
और उस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने की पूरी हम कोशिश करें। परिचय आपका? नेमीचंद बबीरवाल, गढ़ी मालियन मोक्षधाम सेवा समिति। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आज अध्ययनरत युवा लड़कियों में महिलाओं में सर्विकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ अजमेर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिला विद्यार्थियों को सर्विकल कैंसर से बचाव व उपचार के बारे में जानकारियां साझा की गई। इसके साथ ही महिलाओं को होने वाली अन्य परेशानियों जैसे पीसीओडी, पीसीओएस को लेकर भी बचाव व उपचार साझा किए गए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आज महिला प्रकोष्ठ एक विमेन सेल के नाम से हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, जो महिलाओं और लड़कियों, जो तरुण लड़कियां होती हैं, यंग बच्चे हैं, उनकी समस्याओं से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स हैं उनका यहाँ पे एक प्रोग्राम होते रहते हैं। आज उसी श्रृंखला के अंदर सर्वप्रथम हम महिला स्वास्थ्य और स्पेशली लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स को लेकर के, उनके पीसीओडी प्रॉब्लम्स को लेकर के, उन समस्याओं को लेकर के, और स्पेशली जो सर्विकल वो कैंसर हो रहा है, जो बहुतायत आजकल महिलाओं के अंदर पाया जा रहा है, उसका रोकथाम हम किस प्रकार से करेंगे, उनके क्या कारण हो सकते हैं, आगे महिलाएं इस बात से ग्रसित न हो। और जितनी ज़्यादा बच्चियाँ आज इस इतनी लंबी संख्या, बड़ी संख्या के अंदर आज यहाँ पे बच्चे उपस्थिति अपनी दे रहे हैं, अपनी माओं को, बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, इन ज्ञान से अवगत कराएंगे, ऐसा प्रयास एक कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे प्राचार्य और हमारे प्रशासन के द्वारा भी ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों के लिए कोई ना कोई गतिविधि आयोजित हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। इसी क्रम में कल हमने योगा पर जिस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर करा था, आज हमने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बच्चियों के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित करा है। आप देख रहे हैं जानी मानी हमारी महिला गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर अंजू गुप्ता, वो हमारे बीच में आज प्रस्तुत हैं और हमारे प्रोग्राम बड़े बच्चों को ज्ञान दे रही हैं। इससे बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर निधि यादव, विमेन सेल के कन्वीनर के रूप में आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार। आज हमारे महाविद्यालय में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाव हो और वो हो ही नहीं, इसलिए आज हमारे पास एक डॉक्टर आई हैं अनु जी, वो अपना एक व्याख्यान देंगी और महिलाओं के हेल्थ को लेकर के, कैंसर के हेल्थ को लेकर के, विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर को लेकर के बताएंगी, उससे कैसे बचा जाए और उससे बचने के क्या क्या उपाय रहें। ये हमारी जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी निधि यादव, हमारी विभा जी और हमारी समस्त महाविद्यालय के महिला शिक्षक साथी, सफाई कर्मी, महिला मंत्रालय कर्मचारी, छात्र छात्राएं सभी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं और ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। और अच्छी बात है कि अभी देवियों के दिन चल रहे हैं, माँ चंद्रघंटा की पूजा और आराधना का दिन है, तो ये बहुत ही सुखद है कि हम ऐसे रूप में महिलाओं को सम्मान दें, उनको मानसिक रूप से और सक्षम करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।